मैडम सर वो थोड़ी ना हूँ मैं, कोई रोबोट घर का काम कर दूं फिर आ जाऊं। तो फिर ओके चलिए, चलिए बच्चों, तो ये आपको समझ आया। अब ये क्या चीज है, कैसे काम करती है, इसके लिए मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। वैसे अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक में देख लो, जिनके पास बुक नहीं है तो वो इसमें देख ले, और जिनके पास पीडीएफ में नोट्स हैं वो पीडीएफ में देख ले, नहीं तो मैं बना रही हूँ, मेरे साथ देख लीजिएगा। पहली बात तो जो इसका कैप्सूल होता है वो कैप्सूल सीटा पे पियर शेप्ड, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, उल्टा नाशपाती, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। और साथ में ऐसा ये जो होता है इसका कैप्सूल वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। एक होता है सीधा स्ट्रक्चर यानी कि ये, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से ये इस तरह से रहता है, ये कैप्सूल वाला पोर्शन हो गया, और ये सीटा वाला पोर्शन हो गया, थोड़ा सा ये झुका हुआ होता है। क्लियर? पेपर में मत ऐसा डायग्राम बनाया ना, नहीं तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। एक बात और, पेपर में डायग्राम बना के आना है, अगर क्वेश्चन आ जाए फ्यूनेरिया का तो डायग्राम बनाना है, पहली बता दे रही हूं मैं। देखिएगा इधर जो हमने लेयर्स पढ़ी है, केवल मैं वो समझाने के लिए मैंने ये बनाया है आपका। सबसे बाहर तो होती है एपिडर्मिस, आप सब जानते हैं, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस हमेशा सबसे बाहर वाली लेयर होती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है, ये भी सब जानते हैं, ये हो गई इसकी हाइपोडर्मल लेयर। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस के नीचे होती है, आप देख लीजिए, आपको मैंने जो 5 रिंग्स दिखाई हैं, उन 5 रिंग में जो थर्ड रिंग है वो क्या है, आपकी क्लोराइन काइमेटस लेयर, जो हाइपोडर्मिस के नीचे होती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोराइन काइमेटस लेयर। क्लोराइन काइमेटस लेयर का मतलब क्या रहता है
कि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है बच्चों। क्या मौजूद है इसमें? क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरेनकाइमेटस लेयर का मतलब होता है इट कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? दैट मींस द स्पोरोफाइट ऑफ क्यूनेरिया इज एबल टू मेक द फूड। ठीक है, ये खाना बनाने के लिए एबल होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पार्शियल डिपेंडेंट। हम इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। ये गेमिटोफाइट पर क्या रहता है? पार्शियली डिपेंडेंट रहता है। क्लियर? ठीक है, तो 3 लेयर्स आपको समझ में आ गई। योर फिफ्थ लेयर इज द एपिडर्मिस, योर फोर्थ लेयर इज द हाइपोडर्मिस एंड द थर्ड रिंग इज द क्लोरेनकाइमेटस लेयर। अब इसके बाद जो आपकी सेकंड रिंग है, वो क्या है? ट्रैबिक्यूली। व्हाट इज द ट्रैबिक्यूली? ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, आप देखिएगा ये पोर्शन जो मैंने बनाया है, ये इसके बीच में ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये वाली सेल्स, दीज आर द ट्रैबिक्यूली। These cells are the trabeculae. ये सेल्स क्या होती हैं? बेसिकली ये सेल्स होती है ट्रैबिक्यूली। व्हाट इज द ट्रैबिक्यूली? ये बीच में जो मौजूद है, ये जो खाली जगह मौजूद है, ये खाली जगह है एयर चैम्बर। ये जो खाली जगह है, ये क्या है? एयर चैम्बर। और एयर चैम्बर का काम क्या है? बेसिकली स्पोरोफाइट के अंदर एक बायोन्सी को मेंटेन रखना। फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में बायोन्सी को मेंटेन रखना, इसके लिए इसमें मौजूद होता है एयर चैम्बर। और इस एयर चैम्बर में मौजूद होती है ट्रैबिक्यूली। ट्रैबिक्यूली का क्या काम है? इट कनेक्ट। ट्रैबिक्यूली क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। किसको कनेक्ट कर रही है? ये बेसिकली, क्योंकि ट्रैबिक्यूली के नीचे क्या है? आउटर स्पोर सैक। आप देखिए, आपकी जो फर्स्ट रिंग है वो क्या है? आपकी आउटर स्पोर सैक। ठीक है, तो ये बेसिकली किसको? आउटर स्पोर सैक कनेक्ट आउटर स्पोर सैक एंड क्लोरेनकाइमेटस लेयर। ठीक है, ट्रैबिक्यूली का क्या काम है? आउटर स्पोर सैक और जो क्लोरेनकाइमेटस लेयर है, इनको बीच में कनेक्शन का काम कर रही है क्या? ट्रैबिक्यूली। आगे बात समझ में? तो ट्रैबिक्यूली क्या है? ट्रैबिक्यूली ये एक सेल्स हैं जो कहाँ मौजूद होती है? एयर चैम्बर में होती हैं, और एयर चैम्बर को डिवाइडेड रखती हैं। और इनका मेन काम क्या है? ये आउटर स्पोर सैक और क्लोरेनकाइमेटस लेयर्स के बीच में क्या करती हैं? कनेक्शन बना के रखती हैं। ट्रैबिक्यूली के बाद ये जो सेल हैं, बहुत क्लियरली आपको विजिबल नहीं होंगी, ये जो मैंने बनाई है, देखिए ये वाली जो सेल्स हैं, दीज आर द आउटर स्पोर सेक। ठीक है, और आउटर स्पोर सेक के नीचे होता है इनर स्पोर सेक। केवल नाम है इसका आउटर स्पोर सेक, इसमें स्पोर नहीं होते हैं। ठीक है ना? इट इज कॉल्ड एज द वेस्टिजियल पार्ट। मैं इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कह सकती हूँ। जैसे हम लोगों में होता है ना वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे हमारी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मौजूद है लेकिन काम कुछ नहीं है। तो सेम आउटर स्पोर सैक होता है, लेकिन इसमें स्पोर नहीं होते। स्पोर केवल किसमें होते हैं? इनर स्पोर सैक में। ठीक है, स्पोर केवल किसमें डिफाइंड होते हैं? इनर स्पोर सैक में। और आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग क्लियरली एक बात देख सकते हैं कि आउटर स्पोर सैक किसने बनाया? एम्फिथीशियम ने। और एम्फिथीशियम क्या है? एक स्टेराइल पार्ट है, तो उसमें स्पोर हो सकते हैं? नहीं। इनर स्पोर सैक किसने बनाया है? आपकी एंडोथीशियम ने बनाया है, तो स्पोर भी किसमें ही होंगे? इनर स्पोर सैक। क्लियर? ठीक है, तो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे क्लोरेनकाइमेटस लेयर। ठीक है, जो क्या काम करती है? ये काम करती है खाना बनाने का। अच्छा, आप कहेंगे मैडम क्लोरेनकाइमेटस नीचे है, तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस ये दोनों किसकी बनी हुई है? ये दोनों बनी हुई है पेरेनकाइमेटस लेयर। ये दोनों किसकी हैं? पेरेनकाइमेटस। ठीक है, पेरेनकाइमेटस सेल सब जानते हैं। पेरेनकाइमेटस सेल क्या होती है? स्टोरेज सेल होती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस
मेनली एपिडर्मिस की मैं बात करूं तो ये पेरेन्काइमेटस की बनी हुई है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या मौजूद है? क्लोरेन्काइमेटस लेयर। क्लोरेन्काइमेटस लेयर के नीचे क्या मौजूद है? ट्रैबिक्यूली। ट्रैबिक्यूली इट इज प्रेजेंट इन द एयर चैम्बर। एयर चैम्बर में प्रेजेंट होती है and it behaves as a connecting between the outer spore sac and the क्लोरेन्काइमेटस लेयर। ठीक है, और ट्रैबिक्यूली के नीचे क्या है आपका? आउटर स्पोर सैक, जो नाम का आउटर स्पोर सैक है लेकिन स्पोर इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं। आउटर स्पोर सैक के नीचे आपका इनर स्पोर सैक जिसमें आपके स्पोर मौजूद हैं, और इनर स्पोर सैक के नीचे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज द कोल्यूमेला, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का इनर मोस्ट पार्ट क्या है? कोल्यूमेला। क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए बच्चों फटाफट। वही बता रही हूँ, वही पर चल रही हूँ ताकि मेरे को फिर बाद में ना बनाना पड़े। इसके बारे में डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे, लेकिन डायग्राम में अभी बता दे रही हूँ क्या है ये। हाँ भाई, दिव्यानी, धनंजय, वेदबाला, चलिए घर आगे बताते हैं ये क्या चीज है आपकी। तो देखिएगा, ये है ओपर्क्यूलम, दिस इज annulus and this is पेरिस्टोम। ये बहुत नीचे बन गया है, इतना नीचे नहीं होता है, थोड़ा ऊपर होता है, पर ठीक है मैं आपको समझा दे रही हूँ। जो सबसे ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज द ओपर्क्यूलम विच इज लाइक अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, या मैं कह सकती हूँ जो डोम की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम के नीचे ये जो दोनों कोने में आप सेल देख रहे हैं, ये क्या है? एन्यूलस, और नीचे की तरफ ये जो देख रहे हैं आप, पेरिस्टोम। मैं इनका काम आपको बता देती हूँ। ओपर्क्यूलम, एन्यूलस और पेरिस्टोम, इन तीनों का ही काम होता है डेहिसेंस में। ठीक है, जब ये फ्यूनेरिया में से स्पोर जब पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और जब फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट से स्पोर को बाहर निकलना है, तब ये खुल जाता है। अब खुलता कैसे है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल होता क्या है, ये जो पेरिस्टोम वाला पोर्शन है, दिस इज द टीथ लाइक स्ट्रक्चर। पेरिस्टोम इज अ टीथ लाइक स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग डेहिसेंस क्या होता है, जब ये पक गए तो कोल्यूमेला वाला पोर्शन और पेरिस्टोम वाला पोर्शन ये सूखने लगता है। ठीक है, और इनके सूखने की वजह से इस पूरे पोर्शन पे पड़ता है प्रेशर। ड्यूरिंग द डेहिसेंस जो ये कोल्यूमेला और पेरिस्टोम वाला पोर्शन है, ये सूखने लगता है, और सूखने की वजह से ये जो एन्यूलस जो है, इनमें पड़ता है प्रेशर ये पूरे पोर्शन पे। और जो एन्यूलस है बच्चों, दिस एन्यूलस इज अ थिन वॉल्ड सेल। जो एन्यूलस है, ये एन्यूलस क्या है? ये थिन वॉल्ड सेल हैं, यानी इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है, तो जरा सा प्रेशर पड़ने से फट जाते हैं। ठीक है, तो ये कोल्यूमेला और पेरिस्टोम वाला पोर्शन सूख जाता है, और सूखने की वजह से जो प्रेशर ये क्रिएट करते हैं, उस प्रेशर से एन्यूलस जो कि एक थिन वॉल्ड सेल है, बहुत पतली पतली इनके ऊपर परत मौजूद है, तो ये एन्यूलस वाली सेल फट जाती हैं, और इनके फटने से ही ये जो ओपर्क्यूलम है, ये इस तरह से बिल्कुल यूं खुलता है झटके के साथ। जैसे ऐसे बंद है तो एकदम इस तरह से बिल्कुल एक कैप की तरह एक पूरे मैकेनिज्म के साथ ये खुलता है, और जब ये एकदम झटके से बाहर आता है तो जितने भी स्पोर है वो सारे बाहर आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ओपर्क्यूलम, एन्यूलस एंड पेरिस्टोम। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी बच्चों। यहां तक अपनी बात हो गई। ठीक है, एक चीज और है, क्या? ये देखिएगा नीचे का जो पोर्शन है, इसमें ये जो नीचे का पोर्शन है ये सीटा है। ठीक है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये कैप्सूल है। तो सीटा और कैप्सूल, इनके बीच का जो पोर्शन होता है, इसको कहते हैं एपोफाइसिस। इसको कहते हैं एपोफाइसिस। एपोफाइसिस कुछ भी नहीं है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होती है जो खाना बनाने का काम करती है, और इसका ऐसा कोई सच बहुत काम नहीं है। तो एपोफाइसिस क्या है? बेसिकली दीज आर द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल
क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एपोफाइसिस में मिलती है, और वो क्या है? स्टोमेटा। दरअसल मैंने आपको बोला क्योंकि फ्यूनेरिया क्या है? इट इज द मोस्ट एडवांस्ड मेंबर ऑफ द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का मोस्ट एडवांस्ड मेंबर है, तो टेरिडोफाइट से जितनी भी सिमिलैरिटी है वो सब कौन शो करता है? फ्यूनेरिया। तो इसके एपोफाइसिस वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या मिलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, क्या है ये? स्टोमेटा। क्लियर? क्या है? सीटा, ऊपर कैप्सूल, इनके बीच वाला पोर्शन एपोफाइसिस। व्हाट इज द एपोफाइसिस? दीज आर द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल। बिहाइंड, beside all of these things it also contain the stomata portion which due to which it help in the gaseous exchange, जो किसमें हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज। और इसके नीचे तो फिर फुट है ही है। क्लियर? तो ये होता है इसका पूरा डायग्राम। आगे बात समझ में बच्चों? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, अगर मैं इसका आपको अगर याद हो तो शायद मैंने पहले आपको बताया है कि जो उसका कैप्सूल वाला पोर्शन होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के कैप्सूल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, और वो 3 भाग कौन कौन से? देखिएगा, एपोफाइसिस, थीका और ओपर्क्यूलम। ये 3 पोर्शन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया एपोफाइसिस तो कौन सा है? ये वाला पोर्शन। ये जो पूरा पोर्शन आपने देखा है, कहां से? ये जो ऊपर की कैप है इसको छोड़कर यहां से लेकर और ये जो एपोफाइसिस तक, ये जो पूरा पोर्शन आपने देखा है, दिस इज द थीका। इसको क्या बोला जाता है? थीका। और ये जो ऊपर का पोर्शन आपने देखा है, दिस इज द ओपर्क्यूलम। तो ये पूरा कैप्सूल ही है, लेकिन कैप्सूल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एपोफाइसिस, थीका और ओपर्क्यूलम। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बता दिया क्योंकि आपके जो नोट्स आपको मिले हैं, या फिर जो आप मैं अभी आगे आपको डिस्कस करूंगी, मैं तीनों पार्ट इसी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है? एपोफाइसिस, थीका और ओपर्क्यूलम। क्लियर है? टाइम हो गया? चलिए बच्चों, फिर इसमें फ्यूनेरिया में आपका थोड़ा सा डिस्कशन वाला पोर्शन बचा है, उसको हम कर लें क्योंकि डेहिसेंस मैंने आपको करा ही दिया है। थोड़ा सा बस एपोफाइसिस, थीका और कैप्सूल का पोर्शन बचा है, तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने डायग्राम से समझा दिया। फिर भी थोड़ा सा चल बात कर लेंगे। अगर देखा जाए तो आपका फ्यूनेरिया कंप्लीट हो चुका है एक तरह से। ठीक है? तो कल थोड़ा सा अगर पोर्शन में देख लूंगी, अगर कुछ रहा ऐसा समझाने जैसा तो कल बात करेंगे, नहीं तो फिर हम कल आपकी नई बुक हो सकता है स्टार्ट कर दें, माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? चलिए, थैंक यू।